अस्सलाम वालेकुम शहरियार, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। फाहद भाई, आप सुनाओ कैसी हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, और अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमें देने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हैं शहरियार फ़रीद, और जो कि अभी मौजूद हैं आयरलैंड में। और you have been a Erasmus Mundus scholarship winner and now doing your PhD in Ireland from University of Galway. So शहरियार, over to you. फर्स्ट ऑफ ऑल जानना चाहूँगा कि आप अभी आयरलैंड में क्या कर रहे हैं, और किस स्कॉलरशिप पे हैं, किस इंस्टीट्यूट में हैं, और क्या रिसर्च है आपकी। बहुत शुक्रिया फाहद भाई। आपने इस काबिल समझा कि हम भी जो है वो आपके यूट्यूब चैनल पे अपना दीदार करवा दें। तो अभी जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ गालवे में गालवे के अंदर अभी मैंने रिसेंटली अपनी पीएचडी स्टार्ट की है जून 2023 में। और मेरी जो फंडिंग है वो कह लें कि प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एग्रीकल्चर एंड मरीन साइंसेज जो है वो इस प्रोजेक्ट को फंड कर रहा है। तो मेनली क्योंकि जो मेरा प्रोजेक्ट है वो है माइक्रोबियल सेफ्टी ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। तो मेरा जो मेन फोकस है वो ये है कि यहाँ पे जो एनिमल मेन्योर है वो एज अ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं। तो उसमें जो है वो मेटल्स का कंटेंट और न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट जो है वो चेक करना है। तो ये जो काम है, ये जो हमारी फंडिंग एजेंसी है उसकी रिक्वायरमेंट है। तो उसके बाद जो है वो जो मतलब पीएचडी का फोकस होगा वो मेन ये होगा कि अगर कोई जो है वो उनकी कंसंट्रेशन जो है वो हमें थ्रेशोल्ड लेवल से ज़्यादा मिलती है तो फिर क्या जो है वो मिटिगेशन स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, या अगर कोई बारिश होती है कि यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा रेनफॉल के इवेंट्स होते हैं तो रेनफॉल का जो है वो मेटल्स और न्यूट्रिएंट्स की लीचिंग वगैरह के ऊपर जो है वो क्या इम्पैक्ट आता है। सही। काफ़ी इंटरेस्टिंग साउंड कर रही है आपकी रिसर्च। सो तो शहरियार, अपनी एकेडमिक जर्नी के बारे में बताएं कि पाकिस्तान में कहाँ से शुरू किया, और आयरलैंड तक पहुँचने में क्या फेजेस आए लाइफ में, और किस तरह से ये सक्सेस अचीव की। फहद भाई, मतलब कि जारी बात है, थोड़ा सा एक मिडिल क्लास फैमिली से जब आपका ताल्लुक होता है तो आपको जो है वो सिर्फ दो ही ऑप्शन दिए जाते हैं, इंजीनियरिंग या फिर आप उसके पास जो है वो डॉक्टर। तो क्योंकि शुरू में एग्जैक्टली। ही जो है वो थोड़ा सा मेडिकल की तरफ जो है वो इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो मतलब कि इंटर के बाद प्लान था कि किसी सिविल इंजीनियरिंग या कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो है वो आगे जो है वो करियर का परसू किया जाए। लेकिन ये तो आपके जो है वो अपने थोड़े से जो है वो प्लान्स होते हैं। तो लेकिन जो है वो कुछ ईसीटी टेस्ट, सॉरी, वो जो एक टेस्ट होते हैं ई कैट वगैरह, उसके अंदर जो है वो उस तरह से जो है वो मार्किंग नहीं हो सकी। तो उसके बाद एट दी एंड जो है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। तो वहाँ से जो है वो अपना बैचलर स्टार्ट किया 2016 में। क्या नाम है, 2016 से 2020। और यहाँ से जो है वो सफ़र फॉरेन स्कॉलरशिप्स का, वो जो है वो मैं अभी भी क्रेडिट देता हूँ आपको और सर बिलाल हुसैन को, जिन्होंने एक मोटिवेटर्स के नाम से एक प्लेटफॉर्म जो है वो शुरू किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बैचलर के दौरान ही थोड़ा सा नेटवर्किंग और सोशल एक्टिविटीज़ में जो है वो पार्टिसिपेशन का इंटरेस्ट था, जिस वजह से जो है वो पहले ही पता था कि 2 साल बाद जो है वो चीज़ें किस तरह चल रही हैं, तो आप किस तरह अपने आप को मेंटली और जो है प्रोफेशनली अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जहाँ तक बात रही ये फॉरेन स्कॉलरशिप या जो है वो मास्टर्स और पीएचडी के लिए जो है वो बाहर आने की, तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो फिफ्थ सेमेस्टर में एक आता है यूग्रेड के नाम से ना, सेमेस्टर एक्सचेंज जी जी। प्रोग्राम यूएसए का। तो वहाँ से जो है वो एक थोड़ा सा स्टेप लिया था ताकि कुछ पता चले कि जो है वो एप्लीकेशन किस तरह फिलअप करते हैं, और कोई एक जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, सीवी, मतलब चीज़ें होती क्या हैं, क्योंकि आपने सिर्फ सुनी होती हैं लेकिन आपने कभी जो है वो प्रैक्टिकली वो चीज़ें की नहीं होती। तो आई स्टिल रिमेम्बर कि सबसे पहले थर्ड सेमेस्टर में मैंने ये प्रोसेस शुरू किया। मैंने अपना अकाउंट बनाया, लेकिन एप्लीकेशन में कुछ क्वेश्चन इस तरह के थे कि वो देख के मैंने जो है वो लॉग आउट कर दिया कि इस साल मैं अप्लाई नहीं कर रहा। तो लेकिन उसके बाद हमारे ही डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेज से एक मेरे सीनियर थे, तो उनका लकीली यूग्रेड का स्कॉलरशिप हुआ। तो उसके बाद जो है वो एक थोड़ी सी और मोटिवेशन आई ना कि अगर जो है वो ये लोग कर सकते हैं तो व्हाई नॉट मी। तो उसके बाद जो है वो एक फिफ्थ सेमेस्टर में ट्राई शुरू की।
तो उसके बाद जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस थोड़ी सी बनानी शुरू की, और मुझे अभी भी याद है कि मैं उनका प्रिंट निकाल के जो है वो सर बिलाल के ऑफिस में जा रहा होता था, कि सर ज़रा इसके ऊपर थोड़ी सी नज़रसानी कर दें कि क्या मामलात हैं। तो वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह एक थोड़ा सा स्टार्ट लिया, नो डाउट मतलब कि वो विन नहीं कर सका, लेकिन ये था कि थोड़ी सी बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग जो है वो चीज़ों की हो गई थी, कि किस तरह जो है वो अपनी एप्लीकेशन जो है वो फिलअप करनी होती हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जो आपने जो है वो अपने माइंड में रखने होते हैं। तो उसके बाद जो है वो सेवन्थ सेमेस्टर शुरू हुआ। तो सेवन्थ सेमेस्टर में सबसे पहले सिर्फ माइंड में ये था कि आप टॉप सर्टिफिकेट की बेस पे जो है वो सिर्फ चाइना या कोरिया के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मतलब कि उस वक्त सुना होता था लोगों से। तो फेमस इसी सेंस में डेस्टिनेशन। बिल्कुल, क्योंकि वो सारी बातें वो बस एक होता है कि जी पाकिस्तान से बैचलर के बाद आपको मास्टर्स चाइना से भी मिल जाए तो आपको चले जाना जी। चाहिए। तो मैं और मेरा एक दोस्त है अरसलान, वो भी रिसेंटली जो है वो मास्टर स्टार्ट की है। तो अ, हम दोनों रात को एक दूसरे को 3 बजे फोन करके उठाते होते थे कि हमने जो है वो चाइनीज सुपरवाइजर को ना ईमेल करनी है एक्सेप्टेंस लेने के लिए। तो क्योंकि एक उस वक्त मतलब जाहिर बात है ये बातें लोगों से सुनी हुई थी कि थोड़ा सा एक टाइम डिफरेंस की वजह से आपको इस वक्त ईमेल करनी चाहिए ताकि प्रोफेसर सुबह लैपटॉप खोले तो आपकी ईमेल टॉप के ऊपर हो। तो मतलब काफी कोशिश की, हमको ये 1 माह लगे रहे, लेकिन चाइना से हमें खातर खा जो है वो कोई जवाब मसूल नहीं हुआ। तो इज्तिमाई ईमेल सेंड की जाती थी चाइना में, हॉस्टल से बैठ के। सुबह 4 बजे। तो बिल्कुल मतलब कि वो एक टाइम था। तो नहीं, उधर से मतलब कोई फिर रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो फिर लकीली एक जो है वो पता चला कि कोरिया का एक स्कॉलरशिप होता है, GKS ना, ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप। तो उसके लिए फिर मैंने कहा अगर चाइना से नहीं कोई कभी जवाब आ रहा तो हम कोरिया की तरफ अपना जो है वो रुख कर लेते हैं। तो कोरिया में जो है वो मैंने एम्बेसी ट्रैक से अपना जो है वो एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट किया, क्योंकि उस वक्त एम्बेसी ट्रैक की जो डेडलाइन थी वही रह चुकी थी, जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी थी वो पास हो चुकी थी। तो एम्बेसी ट्रैक में मैंने अप्लाई किया, शॉर्टलिस्ट हुआ, इंटरव्यू की मुझे कॉल आई। तो मतलब कि आप जस्ट एक इमेजिन करें कि एक सेवन्थ सेमेस्टर में एक बच्चा है और उसे इंटरव्यू की ये कॉल आती है कि आप मास्टर्स में जो है वो कोरिया जाने के लिए एक स्टेप आपने क्लियर कर लिया है। तो मतलब कि कोविड उस वक्त ना अभी नया नया ना शुरू हो चुका था। तो फ्राइडे का दिन था, तो मुझे वो सुबह एम्बेसी के ऑफिशियल नंबर से मुझे कॉल आती है कि जी शहरियार प्रीत बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी, तो आप जो है वो मंडे को इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं? मैंने कहा जाहिर बात है भाई, कौन इस तरह का मौका छोड़ना चाहेगा। तो उन्होंने मुझे सारा प्रोसेस समझाया ना कि आप इस तरह जो है वो शटल बस सर्विस लेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स आप लेके आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं और वही दोस्त अरसलान जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि हम दोनों जो है वो साथ ही स्ट्रगल शुरू की। तो उन दिनों जो है वो मेरी वालदा का जो है वो बाजू का एक थोड़ा सा ऑपरेट था। तो मैं उस रात जो है वो उधर ही था उनके साथ ना, हॉस्पिटल में। तो फिर मैंने दोस्त को रात उधर ही बुलाया कि यार तू भी मेरे साथ उधर आ। तो उसने क्योंकि अप्लाई नहीं किया था, तो मैंने किया हुआ था, तो मैंने कहा मेरे साथ ना बैठ के तो इंटरव्यू की तैयारी करवा। तो वो जो है वो सारी रात उधर मेरे साथ रहा है हॉस्पिटल में। तो मतलब कि तैयारी की है। तो अगले दिन जो है वो मुझे फिर जो है वो एक जैज के नंबर से ना मुझे फोन आता है। तो मैं मतलब रैंडमली फोन पिक करता हूँ, आगे से कोई बंदा ना इंग्लिश में बात कर रहा है। तो मुझे लगा कि यार ये ना कोई मुझे वैसे तंग कर रहा है। तो वो मुझे आगे से कह रहा है कि जी आपका नाम जो है वो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट के अंदर नहीं है। तो अच्छा। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार एम्बेसी की ऑफिशियल ईमेल मेरे पास पड़ी है, मुझे उनका ऑफिशियल नंबर से फोन है, अभी एक जैज के नंबर से मुझे एक रैंडमली कॉल आती है, वो आपको कहती है कि जी आप शॉर्टलिस्ट में नहीं है। तो खैर मैंने वो जो है वो उसको सीरियस नहीं लिया पहले। फिर मैंने कहा यार ये नंबर थोड़ा सा नेट पे सर्च करते हैं कि क्या सिनेरियो है। तो वो नंबर सर्च आउट किया, तो जो कह लें कि वो एम्बेसी का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है वो उसी नंबर के ऊपर था ना। तो फिर उस ओके। वक्त हुआ कि यार ये मतलब ना कि कुछ मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। तो फिर मैंने एम्बेसी को दोबारा कॉल की, तो उन्होंने फिर कॉल पिक की, तो उन्होंने मेरी सारी सिचुएशन समझाई ना कि आप जो है वो मुझसे कल कंफर्मेशन ले रहे हैं और अभी आप मुझे कह रहे हैं कि जी आपका जो है वो नाम नहीं है। तो फिर उन्होंने कंफर्म किया कि आप जो है अभी GC में ही स्टे करें, तो आपका नाम लिस्ट में नहीं है।
तो खैर वो एक थोड़ा सा डिसहार्टिंग पॉइंट था कि जारी बात है, मतलब कि या तो होता ना कि आपको इंटरव्यू की नहीं कॉल आई तो आप एक चीज समझ सकते हैं, वो एक इंटरव्यू में बुला के तो आपको फिर एक दिन पहले कहें कि नहीं भाई आप जो है वो आराम करें। वो जैसे तो गर्लफ्रेंड ब्रेकअप के टाइम कहती है ना कि यू डिजर्व बेटर। तो वही वो मतलब कि जाहिर बात है, यही बात है कि वो यू डिजर्व बेटर ही अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है उसके बाद। तो उसके बाद जो है वो घर में वापिस आया, तो आई स्टिल रिमेम्बर के मैं जो है वो रूम के अंदर बैठा ना, लाइट्स वगैरह सारी ना बंद की हुई थी। तो वाली साहब आते हैं तो वो मुझसे पूछते हैं कि ना कि टिकट बुक कर ली है जो तुम्हें इस्लामाबाद जाना है। तो अब मैं मतलब कि सोच रहा हूँ कि अभी मुझे कॉल आई है कि इंटरव्यू में नहीं ना। तो मैंने कहा हाँ मैं ना देखता हूँ। तो उन्होंने फिर पूछा, कहते यार कर लिया? मैंने कहा नहीं कर लूंगा, अभी एक दिन है ना। तो वो कहते कुछ हुआ है? तो फिर मैंने उन्हें बताया कि मैंने कहा ये इस तरह ना मामला होते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि यार ये तो मतलब एक जाहिर बात है, जिंदगी का हिस्सा है। तो अभी भी वैसे भी अभी तुम्हारा कौन सा बैचलर कंप्लीट हो गया है कि जो तुम्हें अभी बड़ी फिक्र पड़ी हुई है कि जी मास्टर्स में जो है वो एडमिशन नहीं हो रहा। तो उसके बाद जो है वो मोटिवेटर्स का एक सेशन होता है। तो उसमें जो पता चलता है कि जो है वो एक यूरोपियन प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है, जो कि सर बिलाल हुसैन भी विन कर चुके थे। तो फिर उसका प्रोसेस शुरू किया। तो उसमें सारी बात है, एक था कि आइल्स के बगैर ना आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते। तो उस वक्त मतलब कि हम अभी भी भागते हैं आइल्स से, मैं ये नहीं कहता कि हम अभी बहुत जो है वो कॉन्फिडेंस हैं। लेकिन उस वक्त जो है वो कुछ ज्यादा भागते थे आइल्स से। तो फिर मैं और वही दोस्त हमने जो है वो फिर आइल्स की तैयारी, मैंने उसको भी साथ लिया, मैंने कहा यार आजा हम दोनों आइल्स की तैयारी करते हैं। तो हमने फैसलाबाद में जो है वो तैयारी शुरू की आइल्स की। तो जो है वो डी ग्राउंड वाली साइड में जाते हुए वो जो एक पुल आता है ना, तो रोजाना मुझे अभी भी याद है, हम तकरीबन पूरा एक माह ना वो चढ़ते हुए और उधर से वापस आते हुए ना हमारी सिर्फ एक ही बात होती थी कि यार हमने ना स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है Erasmus पे। तो फिर साथ साथ हम ये भी सोचते थे कि यार वो कौन लोग होते होंगे जिनकी जो है वो मतलब इस पे सिलेक्शन होती होगी, ना अभी हमारा बैचलर हुआ है ना हमारे पास आइल्स है, तो मतलब किस तरह होगी थी। तो खैर 15 दिन बाद जो है वो हम थोड़ा सा डीमोटिवेट होकर हमने आज की तैयारी बंद कर दी। तो यार हमारा कौन सा होना है तो छोड़ो आइल्स को भी ना। तो उसके बाद पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग के नाम से ग्रुप है जो जुनेद भाई जो है वो उसे रन करते हैं। तो मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे जो है वो प्रीवियस जो इरासमस के स्कॉलर थे उनकी सक्सेस स्टोरीज उन्होंने मेरे साथ शेयर की ना, कि जो है वो आइल्स के बगैर भी काफी बच्चे जो हैं वो जा चुके हैं। तो तुम जो है वो अप्लाई करो, अप्लाई करने में जो है वो कोई हर्ज नहीं है। तो इरासमस के फिर हमने कुछ प्रोग्राम्स देखे, तो एक प्रोग्राम था जो उसी साल ऐड हुआ था, ईसीटी प्लस, इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन एंड टॉक्सिकोलॉजी। तो फिर हमने सोचा कि यार ये जो एक्सपीरियंस प्रोग्राम है इसमें तो जाहिर बात है कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। तो एक ट्राई के तौर पे इस साल जो है वो हम ना ईसीटी के ऊपर ट्राई करके देखते हैं। तो खैर वो दोस्त का तो मैं थोड़ा सा कहूंगा कि वो इस तरह के मामला में थोड़ा सा सुस्त था उस वक्त, कि वो जिसे कहते हैं एक चीटा टाइप था कि बस यूनिवर्सिटी आए पढ़ा और घर चले गए, कोई एक्टिविटी नहीं, सोशल नेटवर्किंग और ये सारी चीजें। तो उसे मैं खींचता था कि यार ये चीज ये चल रही है, ये चीज ये चल रही है। तो फिर हमने ईसीटी प्लस पे जो है वो उसमें तो नहीं खैर अप्लाई किया, तो मैंने ही अप्लाई किया। तो अप्लाई करके तो वो मतलब कि अप्लाई इन सेंस तो वो एक जान छुड़वाई थी ना, कि बस एक बार बस एप्लीकेशन प्रोसेस देख लें कि क्वेश्चंस किस तरह के वो पूछते हैं, अगर वो प्रपोजल मांगते हैं तो क्या चीजें होती हैं, ताकि हम नेक्स्ट ईयर ना फुल प्रिपेयर होके आएंगे। तो सही। वो मतलब कि बस रैंडमली एप्लीकेशन जो है वो फिल की। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यूनिवर्सिटी से लिया, वही अपलोड कर दिया। 7 सेमेस्टर तक का जो है वो सीजीपीए थी वो, और साथ एक टॉप सर्टिफिकेट ना मैंने लगा दिया। तो उसके बाद ये ज़ेनो गुमान में भी नहीं था ना कि ये मतलब होगा। तो उसके बाद शब बारात का दिन था। तो जो है वो मैं ऊपर छत पे बैठा था, वाली साहब की जो है वो पास ही थे। तो रैंडमली ना मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है ईमेल ना, तो मैंने खोला तो सिर्फ 1.5 लाइन की ईमेल थी कि यू आर सिलेक्टेड फॉर इरासमस मंदत ग्रांट, दैट्स ऑल। बीच में ओके। कोई डिटेल्स नहीं थी कि मतलब कि क्या सीन्स होंगे, कब होंगे क्या। तो मैं मतलब कि सारी बात पूरी रात नींद नहीं आई।
कि यार मतलब ईमेल तो आ गई है, लेकिन आगे इसका मतलब क्या है, क्या मतलब के सिनेरियोज हैं। तो फिर वो कुछ जो ग्रुप में जो पहले ही रासमस पे जा चुके थे उनके साथ शेयर किया कि भाई ये ईमेल आई है, तो इसका मतलब कि क्या है सिनेरियो। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा गाइड किया कि आपका स्कॉलरशिप कंफर्म हो गया, बस 2-4 दिन में थोड़ा सा वेट करें तो आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो जाएंगे। तो फिर वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि एक वीक बाद जो है वो एडमिशन लेटर और सारी चीज़ें जो है वो मेरे पास थी। लेकिन मेरा जो वो स्कॉलरशिप था वो थोड़ा सा कंडीशनल था ना। कंडीशन इन अ सेंस कि उन्होंने मेरे एक रिक्वायरमेंट रखी थी कि आप यकम सितंबर तक जो है वो आप ग्रेजुएट होंगे। तो क्योंकि उस वक्त मेरा अभी 8 सेमेस्टर था, तो वो कह रही है हमारा यूरोपियन यूनियन का रूल है कि अगर आप यकम सितंबर के बाद ग्रेजुएट होते हैं तो हम आपको इस साल के मास्टर्स के अंदर एडमिशन नहीं दे सकते। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है, तो अगर आप उससे पहले हमें अपनी ट्रांसक्रिप्ट भेज देंगे तो आपकी जो है वो स्कॉलरशिप 100% कंफर्म है। तो अनफॉर्चुनेटली उस वक्त कोविड था। तो कोविड की वजह से जो है वो जीसी, खास तौर पे मैं जीसी का मेंशन करूंगा कि हमारे एग्जाम जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं हो रहे थे ना। तकरीबन काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में मेरे कुछ कोलीग्स थे, तो उनके तो मतलब बहुत उनकी जो ग्रेजुएशन थी वो जून जुलाई के अंदर कंप्लीट हो चुकी थी। उन्होंने ऑनलाइन कुछ असाइनमेंट्स और इस तरह करके ना मैनेज कर दिया था। लेकिन जीसी का भी जो है वो कुछ भी कंफर्म नहीं था, तो वो एक थोड़ी सी परेशानी थी कि ये क्या सिनेरियो चल रहे हैं। तो उसके बाद जो है वो खैर थोड़ी सी हिम्मत की मैंने। अभी भी मेरे पास मैसेजेस पड़े हैं, मैंने वीसी जो डॉक्टर शाहिद कहाँ से अल्लाह ताला ने जन्नत नसीब करे, तो उनका मुझे जो है वो व्हाट्सएप नंबर कहीं से मिला। तो मैंने उन्हें व्हाट्सएप के ऊपर ना मैसेज स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा सर मेरा ये इशू है, तो काइंडली जो है वो आप एटलीस्ट जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनका कोई ऑर्गेनाइज करें, ताकि मतलब ये सिर्फ मेरा मसला नहीं है, कुछ और स्टूडेंट्स होंगे जिनका सेम इशू होगा और किसी ने कोई जॉब अप्लाई करनी होगी, क्या मामला हो सकते हैं। तो आप जो है वो काइंडली इसे ना टेक ओवर करें। तो उन्होंने कहा कि हम ना देखते हैं। फिर उसके बाद मैंने अपनी क्लास वालों को जो है वो कुछ सीनियर्स उनको साथ मिलाया। फिर एग्जामिनेशन हॉल को मैंने डेली की 50 ईमेलें करना शुरू की। सिर्फ अपने ईमेल अकाउंट से नहीं, अपने दोस्तों को भी लिख के भेजता था कि यार आप लोग किस तरह की ईमेल लिखें कि हमारे एग्जाम जो है वो करवाएं। तो लेकिन नहीं, फिर उधर से भी कोई खैर इतना रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फिर मैंने वीसी साहब के मैं ऑफिस गया, तो उनकी मीटिंग का जो है वो टाइम लिया, खैर वो तो नहीं मिला। तो फिर मैं वेतन के अंदर उन्हें एक एप्लीकेशन लेके आया कि सर मेरे पास 30 अगस्त तक की डेडलाइन है, तो अगर ये ना कंप्लीट हुई तो वो एक मतलब एक ड्रीम अपॉर्चुनिटी है, तो ये ना मिस हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है क्योंकि 10 अगस्त का टाइम था, तो जीसी ने कोई अनाउंस किया कि हमने एक सॉफ्टवेयर परचेज किया है, तो इसके ऊपर ना हम एग्जाम शेड्यूल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ट्रायल टेस्ट होगा। तो उस ट्रायल टेस्ट का एक बड़ा फनी सीन हुआ कि कल को मतलब कि इन्होंने ट्रायल टेस्ट रखा। तो मैं बड़ा खुश तो यार चलो कुछ प्रोग्रेस शुरू हुई, अभी भी 20 दिन है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो ट्रायल टेस्ट के लिए हमने लॉगिन किया है, तो फाइल भाई 5 मिनट के अंदर सॉफ्टवेयर क्रैश कर गया। तो अब मैं मतलब फिर सर पकड़ के बैठ गया कि यार मतलब अब मतलब 20 दिन में तो मतलब ना एक थोड़ी सी उम्मीद की जो किरण थी ना वो तुलू होने लगी थी, सो सॉरी ग्रुप होने लगी थी। तो फिर मैंने वीसी साहब को मैसेज किया। मैंने कहा सर एक मतलब जनरल सी बात है कि 10,000 स्टूडेंट अगर एक सॉफ्टवेयर पे एट अ टाइम आएंगे तो वो क्रैश ही होगा। तो आप जो है वो कोई डिपार्टमेंट वाइज या कुछ इस तरह करके ना इन्हें मैनेज करें। तो फिर 2 दिन बाद उन्होंने जो है वो डेमो टेस्ट जो है वो दोबारा ऑर्गेनाइज किया। तो जो दोबारा डेमो टेस्ट ऑर्गेनाइज किया वो उन्होंने डिपार्टमेंट वाइज कुछ टाइम स्लॉट्स जो है वो अलाउट कर दी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेसफुल रहा। तो उसके बाद जो है वो हमारे रियल एग्जाम शुरू होते हैं। तो लास्ट सेमेस्टर में क्योंकि जीसी में पर्टिकुलरली हमारे इन्वायरमेंटल साइंसेज डिपार्टमेंट में आपने सब्जेक्ट ही करने होते हैं, आपके पास कोई थीसिस कोई इंटर्नशिप का आपके पास ऑप्शन नहीं होता। मुझे बाकी डिपार्टमेंट का नहीं पता, तो लेकिन ओवरऑल यही सिनेरियोज होते हैं। तो हमारे 5 एग्जाम थे, तो 4 एग्जाम बड़े स्मूथली हमारे जो है वो हुए। तो लास्ट एग्जाम मेरा जो है वो संडे को शेड्यूल था, और सैटरडे को हमें ईमेल आती है कि
हमें अब पता चला है कि संडे को एक एंट्री टेस्ट है, तो इस वजह से हम आपका कल वाला पेपर कैंसिल करके 6 सितंबर को शेड्यूल कर रहे हैं। ओ। तो वो उस वक्त मुझे था कि भाई अब मतलब चीजें हाथ से निकल चुकी हैं, क्योंकि वो मतलब मेरे कंडीशन के ऊपर मेंशन था कि आप 2 सितंबर से जो है वो डिले नहीं कर सकते। सही। तो खैर अभी कुछ 3-4 दिन थे, तो मैं यूनिवर्सिटी गया हूँ, एचओडी थे डॉक्टर शवाकर साहब। तो उनके साथ मैंने बात की, मैंने कहा सर ये सिनेरियोज हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काफ़ी सपोर्ट की, और एक डॉक्टर इदरीस साहब थे जिनका एग्ज़ाम था। तो फिर हमने एग्जामिनेशन हॉल से बात करके हमारा वो दोबारा जो 6 सितंबर वाला था वो हमने मंडे को जो है वो रीशेड्यूल करवा लिया। तो मतलब इन शॉर्ट के 30 अगस्त तक जो है वो पेपर सारे मेरे कंप्लीट हो चुके थे। तो फिर वो मैंने वो जो डेट शीट कह लें वो एक प्रिंट निकलवाई, फिर एक एचओडी से लेटर टाइप करवाया कि जी ये बच्चा ग्रेजुएट हो चुका है, पेपर जो हो चुके हैं, ड्यू टू कोविड जो है वो कोई रिजल्ट में कोई एक आधे दिन का ना डिले आ सकता है। तो सही। वो मैंने अपने कोऑर्डिनेटर को सेंड कर दिया। तो खैर वो यूरोपियन कोऑर्डिनेटर फिलहाल तो मान गया था, तो उसने कहा यार एज सून एज पॉसिबल जो है वो आपका हमें ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्शन करें, क्योंकि जब आपका केस आगे फंडिंग बॉडी को जाएगा तो अगर उन्होंने इशू करके क्रिएट कर दिया तो बात जो है हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो आपको पता है जीसी में ट्रांसक्रिप्ट का जो एक टाइम लाइन है वो मिनिमम 14 दिन है ना तकरीबन, उसके उससे पहले आप ना मतलब सोच भी नहीं सकते कि आपको जी। मिलेगी। और मुझे और मुझे 24 घंटे में वो ट्रांसक्रिप्ट मिल चुकी थी। माश। तो वो बस कह लें कि जब अल्लाह ताला ने आसानी पैदा करनी हो, तो बिल्कुल। तकरीबन 24 घंटे में हमारे पूरे डिपार्टमेंट की जो ट्रांसक्रिप्ट थी वो एचओडी साहब ने बड़ी हिम्मत की, तो हमारे पूरे डिपार्टमेंट की ट्रांसक्रिप्ट सर के टेबल पे थी। तो सर कह रहे थे कि जी आप जो है वो एक क्लियरेंस लेके आए तो अपनी ट्रांसक्रिप्ट ले जाएं। तो मैंने कहा सर ट्रांसक्रिप्ट मुझे बेशक एक भी बात दे दें, मुझे सिर्फ इसकी एक पिक्चर खींच लेने दें ताकि एटलीस्ट मैं ईमेल कर सकूँ ना। तो सही। वो मैंने ईमेल की, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो है वो चीज़ें थोड़ी सी सेटल डाउन हुई। तो फिर कोविड था, वीज़ा प्रोसेस आपको जारी पता है, ये जो कोरियर सर्विस के थ्रू आपने लीगलाइजेशन करवानी होती है डॉक्यूमेंट्स की, ये बहुत टाइम लेती है। तो फिर वो जो है वो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान है, तो मामला सारे जो है वो आपके हल हो जाते हैं ऑन टाइम अगर आप करना चाहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर सारी चीज़ें एक वीक के अंदर कंप्लीट की, फिर एम्बेसी की अपॉइंटमेंट ली। तो उसके बाद जो है वो तकरीबन 12 अक्टूबर को जो है वो बेल्जियम में मेरा क्योंकि पहला सेमेस्टर था, तो वहाँ पे जो है वो ये एक थोड़ा सा सफ़र था जो तय करके जो है वो बेल्जियम में पहली बार लैंड किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इरास्मस ने जो है वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की थी। इसमें जो है वो एक थोड़ा सा एक्सपोजर मिला, आपकी नेटवर्किंग हुई, एक्सपोजर इन द सेंस के 4 डिफरेंट कंट्रीज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 4 सेमेस्टर्स करने का मौका मिला। तो पहला सेमेस्टर बेल्जियम में था, सेकंड मेरा पोर्चुगल में था, थर्ड मेरा स्पेन में था, और तीसरी जो है वो आपके पास फ्री ऑप्शन होता है। तो मैंने जो है वो फिर डेनमार्क को चूज किया। आई होप सो कि ज्यादा लंबी स्टोरी नहीं थी। सही। जिनको नहीं पता उनको बताता चलूं कि इरास्मस मंडल स्कॉलरशिप इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कॉलरशिप्स। और इसका जो सबसे की फीचर है जो हम सबको बहुत पसंद है वो ये है कि आप हर सेमेस्टर डिफरेंट कंट्री में, डिफरेंट यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज़ में जाके पढ़ते हैं और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में आप एक्सपोजर लेते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपको वर्सेटाइल यूरोपियन एक्सपोजर मिल रहा है वहाँ के बेस्ट इंस्टीट्यूट से। और शहरियार की सारी कन्वर्सेशन से जो मुझे बातें समझ आई हैं कि टेक होम मैसेजेस वो ये हैं कि वही स्टूडेंट कामयाब होते हैं जो प्रोएक्टिव अप्रोच रखते हैं। जब बाकी सारे सो रहे होते हैं, जो उस वक्त जाग रहे होते हैं, वो फिर डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं। तो यूजुअली यही होता है कि आप डिग्री जब चल रही होती है तब किसी को होश नहीं होता, और जब डिग्री ख़त्म हो जाती है तो फिर सब सोचने लग जाते हैं कि अब क्या करना है। तो जो लोग पहले से सोच रहे होते हैं वो डेफिनेटली आपसे बहुत ज़्यादा आगे स्टैंड कर रहे होते हैं। और दूसरी बात वही कि नेटवर्किंग, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ, बहुत ज़रूरी बिल्कुल। है। आपके कनेक्शंस बिल्ड करना, दूसरों से सीखना, दूसरों की गलतियों से सीखना और कोशिश करते रहना, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अब इस सिचुएशन में आपको इनिशियली तो लग रहा होगा कि पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, लेकिन बिल्कुल। वही है कि आपने गिव अप नहीं किया और फिर देख लें कि वो काम हो गया फाइनली। नहीं बिल्कुल, बल्कि कुछ कोलीग्स थे वो
कहते हैं कि अगर हम तुम्हारी जगह होते तो शायद हम कहते कि बस ठीक है, पेपर होंगे तो एग्जैक्टली, देखे जाएं। बिल्कुल। तो लेकिन फिर मसला ये होना था कि फिर जो होना था वो देखा नहीं जाना था। जी, सही। शहरियार, आयरलैंड को कैसे रेट करते हैं एज अ डेस्टिनेशन फॉर हायर स्टडीज कंपेयर टू अदर कंट्रीज और अदर स्कॉलरशिप्स? फाइज भाई, मास्टर्स के बाद जो है वो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह टेबल पे चार ऑप्शन थे पीएचडी के। जो है वो उनमें दो स्पेन के थे, एक इटली का था, और उसके बाद जो है वो एक आयरलैंड का था। तो क्योंकि 2 साल पहले जो है वो उधर शेंजन एरिया में जो है वो गुजार चुका था, क्योंकि जो आयरलैंड है वो आयरलैंड इज अ पार्ट ऑफ ईयू, लेकिन जो है वो ये शेंजन जोन का हिस्सा नहीं है। तो ओवरऑल जो है वो मैं खुद एक पर्सनली प्रेफर कर रहा था कि अब पीएचडी के लिए जो है वो आपको इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के अंदर आप जो है वो मूव कर लेना चाहिए ना, लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव अगर आप देखते हैं। नो डाउट यूरोपियन कंट्रीज भी जो है वो आपको मतलब बहुत अच्छी हैं, फैसिलिटीज हैं, सब कुछ है, लेकिन ये एक मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि जो है वो अगर आपके पास ऑप्शन हो तो डेफिनेटली आपको जो है वो इंग्लिश कंट्रीज में जो है वो प्रेफर करना चाहिए। और आयरलैंड के अंदर रिसर्च कल्चर जो है वो एक काफ़ी अच्छा है, सुपरवाइजर जो है वो बहुत चिल हैं। कोई आपके ऊपर इतना जो है वो बर्डन नहीं होता कि आपने जो है वो कोई सुबह 8 से रात 8 जो है वो आपने लैब में गुजारनी है। तो आप अपना जो है वो काम 8 घंटे अपना आप करें, तो जो है वो कोई मसला नहीं। ऊपर से लैंग्वेज बैरियर आपके पास जो है वो कोई नहीं है। और बाकी स्टाइपेंड के हवाले से मैं जो है वो मेंशन करूंगा कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज की निस्बत जो है वो इसका ज़रा थोड़ा सा कम है, अगर उसको आप लिविंग कॉस्ट से कंपेयर करें। लेकिन ये है कि क्योंकि एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आपके पास 20 आवर्स होते हैं, तो एट द एंड जो है वो आप उसे मैनेज कर सकते हैं। तो आयरलैंड के अंदर है, इसके अलावा ये है कि आपकी पीएचडी जो है वो 4 इयर्स की होती है। कुछ यूरोपियन कंट्रीज में जो है वो आपका 3 साल का जो है वो होता है। तो यहाँ भी आप 3 साल में जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो आपका 4 इयर्स है, क्योंकि यहाँ पे आप बैचलर्स के बाद जो है वो डायरेक्ट पीएचडी इनरोल कर सकते हैं। तो इस वजह से जो है वो पीएचडी का जो टाइम फ्रेम है मैक्सिमम वो 4 इयर्स रखा गया है। सही। अच्छा शहरियार, बताएंगे कुछ कि ट्रांजिशन करना समटाइम्स लोगों को बड़ा डिफिकल्ट लग रहा होता है कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम से निकल के आप एक यूरोपियन स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ रहे हैं। तो कभी अंडर कॉन्फिडेंट फील किया इस मामले में, या कभी ऐसा फील हुआ कि हम किसी से कम हैं? आ, ये फहद भाई तकरीबन मेरा ख्याल है कि हर किसी को फील होता होगा शुरू में। तो ये चीज जो है वो जारी बात है, इंसान को जो है वो फील होती है, क्योंकि मेरा जो पहला ही एक्सपीरियंस था ना, वो उसमें ये हो गया था कि इरासमस के अंदर हम 20 बैचमेट थे। तो आउट ऑफ 20 जो है वो तकरीबन मेरा ख्याल है कि 15 बैचमेट्स मेरे ऐसे थे कि जो 30 प्लस थे, और उनका कोई 3 3 4 4 इवन के 5 5 साल का उनका एक्सपीरियंस था। तो जारी बात है, जब उनके साथ जो है वो आप बैठते हैं, उनके साथ जो आप एक क्लासरूम का इन्वायरमेंट शेयर करते हैं, तो काफी मौकों पे जो है वो अपने आप को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करना पड़ा। कि जारी बात है कि अभी एक फ्रेश ग्रेजुएट उठ के आया और एक अभी 5 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, रिसर्च का एक्सपीरियंस है। तो वो मतलब कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा जो है वो काफी मुश्किल लगा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो आप सिस्टम से यूज टू हो जाते हैं, क्योंकि हम एक ऐसी कौम है कि जब सर पे बढ़ती है तो फिर कोई नहीं रोक सकता ना। एग्जैक्टली, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी क्वालिटी और सबसे कॉन्फिडेंस वाली क्वालिटी ये है कि हमें पता है कि मिनिमम रिसोर्सेज में भी कैसे सरवाइव करना है। तो जब हम यहाँ बिल्कुल। आते हैं ना और हमें सारे रिसोर्सेज टेबल पे मिलते हैं, तो फिर तो हम धूम मचा सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। फिर तो कोई भी प्रॉब्लम है, वी कैन सॉल्व इट। अच्छा, एज अ पीएचडी स्टूडेंट, क्या फ्यूचर एस्पिरेशंस हैं? किस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं पीएचडी के बाद? और भाई एक तो पहली बात ये है कि ये पीएचडी भी हम बाय चॉइस नहीं है। तो मतलब कि ये कहूँ कि हम जो है वो शुरू से बड़ा एक आपको एक साइंटिस्ट समझते थे, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो जस्ट गोइंग विद द फ्लो। तो जो है वो प्लान इज के विल ट्राई के इंशाल्लाह इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में मूव होने का जो एक मेजर रीजन था वो यही था
कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर पीएचडी अगर आप थोड़ी सी ट्रांजिशन करना चाहें फ्रॉम एकेडमिया टू इंडस्ट्री, तो वो आपका जो है वो सफ़र एटलीस्ट थोड़ा सा इजी हो जाए। क्योंकि मैं मास्टर्स जो है वो मेरा पहले यूरोप में था, तो नेदरलैंड के अंदर ऑलमोस्ट कोई तकरीबन 100+ कंपनी से जो है वो रिजेक्शन के बाद ही मैंने जो है वो अपना पीएचडी का सफर शुरू किया। द मेजर रीजन वर के लैंग्वेज बैरियर, और सेकंड वाज द स्पॉन्सरशिप ना, वीजा की जो है वो आपके पास स्पॉन्सरशिप जो है वो काफी कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करती। तो फिर इन दोनों चीजों को जो है वो फिर मद्देनजर रखते हुए एयरलाइन की तरफ जो है वो मूव करने का जो है वो सोचा। क्योंकि एक तो लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा, और दूसरा जो है वो आपको आफ्टर कंप्लीटिंग योर पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आपको 2 से 3 साल का जो है वो पीएसडब्ल्यू यहाँ पे मिल जाता है। तो जिससे जो है वो आपका जॉब हासिल करना जो है वो बहुत ईजी हो जाता है एज कम्पेयर टू कि अगर आप पाकिस्तान में बैठ के अप्लाई कर रहे हैं। तो प्लान इज के फर्स्ट ट्राई विल बी टू मूव टुवर्ड्स इंडस्ट्री, तो नहीं तो फिर पोस्ट डॉक तो है ही। सही। अच्छा, कोई टिप्स देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जो अभी ऑन गोइंग हैं, लाइक अपना बीएस के अंदर पहले दूसरे तीसरे चौथे सेमेस्टर में, और अभी अभी नया नया सुना है कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप नाम की भी कोई बला होती है, सीनियर्स को अप्लाई करते देख रहे हैं। तो क्या टिप्स देना चाहेंगे कि उन्हें किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए कि फ्यूचर में उनके लिए ये आसानी हो? साहब भाई, सबसे पहले तो जाहिर बात है कि अपनी स्टडीज के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, जो कि हम भी अपने वक्त के ऊपर नहीं देते थे। लेकिन अब जब उस फेज से गुजर चुके हैं, तो अब वो चीज़ें थोड़ी सी रियलाइज होती हैं कि उस टाइम को जो है वो हमने उस तरह यूटिलाइज नहीं किया जो कि हम कर सकते थे। तो एक तो ये कि दूसरा एक बड़ा एक पर्सपेक्टिव दिया जाता है कि जी सीजीपीए डजेंट मैटर। तो यहाँ पे आयरलैंड के अंदर एक आयरिश रिसर्च काउंसिल के नाम से एक स्कॉलरशिप आता है, आईआरसी ना। तो उसके अंदर आपकी जो है वो तकरीबन 50% वेटेज जो है वो आपकी एकेडमिक मार्क्स की होती है। तो मतलब आप इससे हिसाब लगा लें कि अगर 50% आपकी सिर्फ एकेडमिक से है, तो फिर बाकी पीछे रह क्या जाता है। तो एक तो ये है, सेकंड ये है कि ट्राई टू गेट हम इंटर्नशिप जो है वो अगर आपको मिल जाए। तो इसके अलावा जो है वो बच्चे एक थोड़ा सा भागते हैं कि ड्यूरिंग बैचलर जो है वो आप लैब के अंदर जाने से ना, जारी बात है वो उसमें बच्चों का भी थोड़ा कसूर नहीं है, थोड़ा सा मतलब दोनों तरफ से है कि वो टीचर्स ने भी फिर कुछ अपने पर्सनल काम के लिए वो बच्चे रख लिए होते हैं, तो इस वजह से भी जो है वो बच्चे फिर इस चीज़ से अवॉइड करते हैं। तो लेकिन अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको ज़रूर गेन करनी चाहिए विद इन यूनिवर्सिटी। नहीं, इसके बाद इसके अलावा भी मतलब अगर हम फैसलाबाद की बात करें, तो दो रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद के पास है, नियाब है, निजी है। तो आप इसके अंदर जो है वो जो है वो इंटर्नशिप वगैरह आप कर सकते हैं। तो दूसरा, आप कोशिश करें कि अगर आपके प्रोफेसर जो हैं वो टीचर्स, जाहिर बात है वो कोई ना कोई जो है वो रिसर्च के हवाले से कुछ ना कुछ लिख रहे होते हैं ना, कोई बुक चैप्टर्स हो गए, रिसर्च पेपर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो अगर जो है वो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए उनके साथ जो है वो कोलैबोरेट करने की, तो मेरा ख्याल है कि बाकी चीज़ें आपके पास काफ़ी ईजी हो जाएंगी। और दूसरा जो है वो जाहिर बात है, नेटवर्किंग, थोड़ा सा एक्टिव रहना, देखना कि इस वक्त मार्केट में चल क्या रहा है। और जाहिर बात है, जब आपको पता ही नहीं होगा कि चल क्या रहा है और कब चलेगा, मतलब इन सेंस के आपको डेडलाइंस ही नहीं पता कि कब से जो है वो अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो रही है, कब जो है वो बंद होंगी, क्या टाइम है कि जब हमें प्रोफेसर्स को अप्रोच करना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको एटलीस्ट 5-6 सेमेस्टर्स के अंदर आपको शुरू कर देनी चाहिए। तो दूसरा, सोशल मीडिया, जारी बात है इस्तेमाल तो सारे करते हैं। लेकिन मैं जो है वो पर्सनली दो फेसबुक पे ग्रुप्स हैं जिन्हें मैं बहुत जो है वो एडमायर करता हूँ। एक स्कॉलरशिप नेटवर्क डॉक्टर वकार बेग का, और दूसरा जो बिल्कुल। है वो पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग डॉक्टर जुनेद साहब का। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको, मेरा नहीं ख्याल कि उन ग्रुप्स के अलावा फिर आपको किसी साइट पे जाने की जरूरत पड़ती है। तो आप उसके एग्जैक्टली। ऊपर जो है वो फिल्टर्स का ऑप्शन होता है सर्च के अंदर, कोई भी आपकी क्यूरी है वो आप उसके ऊपर सर्च करें। किसी ना किसी स्टूडेंट ने वो चीज़ पोस्ट की होती है, या किसी की पोस्ट के नीचे वो चीज़ कमेंट हुई होती है, तो आपको जो है वो चीज़ पहले ही मिल जाती है। और सेकंड ये है कि आइल्स की तैयारी जो है वो जितनी जल्दी हो सके अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें।
क्योंकि आइल्स जो है वो फिर आपके दरवाजे खोल देता है ना, मतलब कि अगर आपका आइल्स के बिल्कुल। बगैर अगर आप 10 में अप्लाई कर सकते हैं तो आइल्स के साथ आप 100 में अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटर इज कि आप आइल्स का भी जो है वो सोचना सोचना नहीं, मतलब करना शुरू कर दें, क्योंकि हमने भी 4 साल सिर्फ सोचा ही है, तो फिर इस वजह से हम कर नहीं सके। तो सोचने की बजाय जो आपको है वो आप करना ही पड़ेगा। सही। अच्छा शहरयार, एक मिथ है बड़ी स्टूडेंट्स के माइंड में कि शायद जो टॉप रैंक्ड हमारे कंट्री की यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हीं के स्टूडेंट्स विन करते हैं स्कॉलरशिप्स। तो क्या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के और एफिलिएटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं? फाद भाई, इसकी इस मिथ के पीछे भी मेरा ख्याल है कि एक वजह है जो मैं मतलब कि पर्सनली समझता हूँ। वो ये होता है कि ये जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्हें हम थोड़ा सा बड़ा कह देते हैं, कि नस्ट, प्यास और जीकी और यूईटी वगैरह, इनके अंदर मेजर जो मैं समझता हूँ वो ये है कि इनकी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग है। इनकी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनी होती हैं, कुछ सोसाइटीज बनी होती हैं जो वक्ता फवक्ता जो है वो अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर या यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर जो है वो कुछ सेशन वगैरह इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर करते हैं। तो जिस वजह से जो है वो उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उनके पास जो है वो सबसे पहले पहुंच जाती है। तो अनफॉर्चुनेटली ही मैं कहूँगा कि हमारे जीसी के अंदर ही अगर आप देख लें, आप जो है वो इस केस से मुझसे पहले जो है वो इन्वॉल्व थे। तो मतलब हमारे स्पेशली जीसी के अंदर इस तरह की जो है वो अभी एज सच कोई भी प्रोग्राम या कोई सोसाइटी या इस तरह की चीजें स्टार्ट नहीं हुई। वॉलंटरली डॉक्टर बिलाल साहब, आप आपके कुछ कलीग्स वगैरह करते रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी की जानिब से जो है वो इस तरह की कोई चीज जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं की जाती। तो मेरा ख्याल है कि यही एक मेन वजह है कि जब आपको पता ही नहीं होता कि मतलब कि आपने कैसे अप्लाई करना है और कब अप्लाई करना है, तो फिर आपके नंबर ऑफ चांसेस फिर ऑब्वियसली जो है वो कम हो जाता सही, लेकिन यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि जब हमने शहरयार शुरू किया था ना, तो मैं अपने डिपार्टमेंट के एक टीचर के पास गया था परमिशन लेने के लिए कि मुझे एक सेशन कंडक्ट करना है फॉरेन स्कॉलरशिप्स पे। तो मुझे आधा घंटा बिठा के लेक्चर मिला था कि सीएसएस की क्या इम्पोर्टेंस है और अच्छे स्टूडेंट्स को क्यों सीएसएस करना चाहिए। सो सो चीज़ें विद टाइम इम्प्रूव करती हैं। और माशाल्लाह बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है हमारे पास जीसी से। और आप देख सकते हैं कि इस इंटरव्यू में बैठे दोनों लोग जीसी यूनिवर्सिटी से हैं। सो गवर्नमेंट है। यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट कॉलेजेस, दे आर ऑल कैपेबल। और वहाँ भी आपको ढूंढने से सही लोग ज़रूर मिल जाते हैं। सो मिलेंगे उन्हीं को जो तलाश में है। जो तलाश में ही नहीं है उनको कुछ नहीं मिलने वाला, वो चाहे टॉप यूनिवर्सिटीज़ में ही बैठे हैं। सो शहरियार, वन कंक्लूडिंग एडवाइस फॉर योर जूनियर्स और जो आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं हमारे व्यूअर्स। हाँ, हाँ भाई, काफी मुश्किल सवाल पूछ लिया, क्योंकि अभी हम जो है वो खुद इस काबिल नहीं हुए कि दूसरों को जो है वो अभी कुछ एडवाइस देना शुरू करें। लेकिन ये है कि एक की चीज जो मैं मतलब कि समझता हूँ कि जिस वजह से जो है वो आज मैं इस जगह पे बैठा हूँ, तो वो ये है कि लगे रहें। मेरे एक टीचर्स होते थे, सर तारिक, जो है वो मैट्रिक के अंदर, तो वो सिर्फ एक ही एडवाइस करते थे कि पुत्र लगे रहो। तो बस यही है कि लगे रहें, तो आज नहीं तो कल इंशाल्लाह जो है वो आपका टाइम भी आएगा। माशाल्लाह। इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू शहरियार। बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने को मिली आपकी। एंड बहुत होप शुक्रिया। सो कि हमारे सारे व्यूअर्स आपकी स्टोरी से और आपके इस प्रोफाइल से ज़रूर इंस्पायर होंगे और अपनी कोशिश जारी रखेंगे और लगे रहेंगे। इंशाल्लाह। ओके देन शहरियार, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फाइनली, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।